सभी मेरे योग साधकों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा कपालभाति के बारे में। कपालभाति के बारे में बहुत सारे योग साधकों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे पास में आए हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं उनके कि ये जो कपालभाति है ये प्राणायाम है कि क्रिया है, कपालभाति को कब करें, कितने टाइम के लिए करें, इसकी सही विधि क्या है, किन किन व्यक्तियों को करना चाहिए, क्या बीपी हाई वाले इसको कर सकते हैं, स्लिप डिस्क साइटिका वाले कर सकते हैं, करने के बाद क्या क्या हमें इसके फ़ायदे होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो मेरे पास प्रश्न के रूप में अभी तक आए हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कपालभाति की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, आप इस चैनल के आप हिस्सा हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि कपालभाति जो है वो एक क्रिया है कि प्राणायाम है। अब यहाँ पर मैं सभी योग साधकों के लिए क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे ग्रंथों में कपालभाति को एक क्रिया के रूप में रखा गया है, न कि एक प्राणायाम के रूप में। ये एक क्रिया है। क्रियाएं वो होती हैं जिनसे शरीर की शुद्धि होती है, जिनको षटकर्म कहा जाता है। तो उन षटकर्मों का ये एक हिस्सा है कपालभाति जो शरीर की शुद्धि के काम आता है। कपालभाति के ऊपर आने से पहले हम एक बार शुद्धि क्रियाओं के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये कपालभाति भी शुद्धि क्रियाओं का ही अंग है और ये कार्य कैसे करता है इस चीज़ को समझना जरूरी है। जैसे नेति क्रिया करते हैं, नेति से क्या होता है, हमारे नोस्ट्रल की, हमारे गले की सफाई हो गई। उसके बाद धोती क्रिया आपने की, धोती क्रिया से क्या होता है, हमारे आमाशय की सफाई हो गई। आपने त्राटक किया, त्राटक से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती, आंखों की हमारी सफाई हो गई। न्योली क्रिया की, न्योली से हमारा जो पेट है, छोटी आंत जो बड़ी आंत जो हमारी होती हैं उनकी शुद्धि हो जाती है। उसके बाद में बस्ती क्रिया की, बस्ती के द्वारा क्या होता है, बस्ती से हमारा जो बड़ी आंत है, जो हमारा मल द्वार है, उसकी सफाई हो गई। ऐसे ही ये जो कपालभाति है ये भी शुद्धि क्रियाओं के अंतर्गत आती है। और ये किस चीज़ की सफाई करती है इस चीज़ को समझना जरूरी है। ये खास करके हमारे जो लंग्स जो होते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे फेफड़ों की सफाई के लिए ये जो कपालभाति क्रिया है इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये कार्य कैसे करती है एक बार इस चीज़ को भी समझेंगे। हम पूरा दिन श्वास लेते रहते हैं और आपको पता है श्वास कहाँ जाती है, श्वास का स्थान कहाँ होता है, वो हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं। पूरा दिन हमने श्वास ली, श्वास के द्वारा हम देखते हैं कि बाहर हमारे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो भी हमारी जाती हैं। उसमें से कुछ चीज़ें हमारी नासिका के द्वारा, हमारे गले के द्वारा रोक ली जाती हैं। फिर भी कुछ सूक्ष्म जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, वो हमारे लंग्स तक पहुँचते हैं और लंग्स में जाकर के वहाँ वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जमा होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जो लंग्स के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसे ही हमारे लंग्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब वो पार्टिकल वहाँ जाकर जमा होते चले जाएंगे तो वो अवरुद्ध कर देंगे, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को वो कम कर देंगे, ऑक्सीजन को लेने की क्षमता को वो कम कर देते हैं। तो ये जो कपालभाति क्रिया है ये क्या करती है, ये हमारे लंग्स की शुद्धि का कार्य करती है। अब कैसे करती है एक बार इस चीज़ को आप समझेंगे। जैसे हम दिन भर श्वास लेते हैं, श्वास हमने ली, हम जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो भी हम कहते हैं कि लंबी और गहरी श्वासें लें। पूरा दिन हमारा जो ध्यान रहता है वो भी हमारी श्वासों के ऊपर ही रहता है। लेकिन कपालभाति में इसका उल्टा होता है। यहाँ हम श्वास को लेते नहीं हैं, श्वास को हम छोड़ते हैं। जब हम श्वास को छोड़ेंगे, बार बार हम धक्के से श्वास को प्रेस करेंगे, तो जो चीज़ें वहाँ हमारे लंग्स में जमा हो गई हैं, जो हमारे जो लंग्स के लिए घातक हैं, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को कम करती हैं, तो उनको बाहर निकालती है ये कपालभाति क्रिया। अब इस क्रिया की ज़रूरत क्यों है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, एक बार इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे छलनी होती है हमारी, छलनी में से आप चाय छानते हैं या फिर आप दूध छानते हैं या और कोई चीज़ छानते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें उन छिद्रों में जाके जमा हो जाती हैं। और नीचे जैसे आप चाय छान रहे हैं तो नीचे आप देखते हैं कुछ देर के बाद चाय की मात्रा कम आनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उस छलनी को आप लेते हैं, छलनी को लेकर के आप छिटकते हैं, इस प्रकार से पटकते हैं दूसरी साइड में ताकि वो साफ हो जाए। और जैसे ही वो साफ होती है आप दोबारा से चाय उसमें छानते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी मात्रा में जो चाय है वो नीचे की तरफ आती है।
फिर जैसे हमारी छलनी साफ होती है वैसे ही कपालभाति से हमारे लंग्स भी साफ हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे लंग्स साफ हो जाते हैं फिर जो भी हम इनहेल करते हैं, जो भी श्वास हमारे वो अंदर जाती है, तो ज़्यादा मात्रा में जो हमारे लंग्स हैं वो उसमें से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, और ज़्यादा मात्रा में वो ऑक्सीजन को लेंगे तो हृदय तक ज़्यादा पहुँचाएंगे। हृदय क्या करता है, उसको ब्लड के माध्यम से फिर शरीर के हर अंग, हर कोशिका, हर ऑर्गन्स तक उसको पहुँचाता है, जिससे हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये जो कपालभाति है वो कार्य करती है, और आप अच्छे से इसको समझ भी पाए होंगे कि क्यों ये कपालभाति जरूरी है हमारे लंग्स के लिए, हमारी लंग्स की सफाई के लिए। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो कपालभाति है उसकी सही विधि क्या है, कैसे इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, जो नए जो साधक होते हैं, कपालभाति को गलत करते हैं, या बहुत लंबे समय तक आप करते रहते हैं उसी गलत प्रक्रिया को, तो फिर ये फायदा देने की बजाय शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान करना शुरू कर देती है। तो इसलिए इसकी जो विधि है वो सही होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लें। जब भी आप कोई प्राणायाम करें तो ध्यान रखें कि आपकी कमर और गर्दन सीधी हो, ऐसे झुके हुए आप ना हो, कंधे भी इस प्रकार से आपके टाइट ना हो, ना ही आगे झुके हुए हों। बस आपकी कमर गर्दन सीधी हो, आपके जो कंधे हैं वो रिलैक्स्ड होने चाहिए, जो आपकी ठुड्डी है वो आपकी जमीन के समानांतर होनी चाहिए, और आपकी आंखें बंद हो जब भी आप प्राणायाम करें। इस क्रिया में ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको श्वास को छोड़ने पे देना है, लेने पे नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने श्वास को लेने पे ध्यान दे दिया तो फिर वो आपकी लंबी अंदर जाएगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो जहां आपका ध्यान होगा वही चीज प्रॉपर भी होती है, ये आपको पता है। तो ध्यान आपका कहाँ रहेगा, श्वास को छोड़ने पर रहेगा। तो देखिए कैसे आपको करना है। आंखें आपने बंद कर ली, कमर गर्दन को आपने सीधा कर लिया, फिर श्वास को झटके के साथ बाहर निकाल देना है। जैसे ही श्वास बाहर, पेट आपका अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। पेट का मतलब जो नाभि के ऊपर पूरा स्ट्रोक आपका लगना चाहिए। ध्यान जो रहेगा आपका वो पैसिव ब्रीदिंग पे रहेगा, श्वास को बाहर छोड़ने पर ही आपका ध्यान रहे, वहीं आपको कंसंट्रेट आपको करना है। और अच्छा ये है कि आप जब श्वास छोड़ें तो आपका जो ध्यान है वो नासिका के अग्र भाग पे रहे, यहाँ पर आप ध्यान लेके जाएंगे, तब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो ये क्रिया और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो आगे हमारे बहुत सारे योग साधकों का ये प्रश्न होता है कि कपालभाति को हम कितनी देर तक करें। तो उसके लिए आप अपने योग प्रशिक्षक से ज़रूर परामर्श कर लें, क्योंकि ये जो कपालभाति है ये शुद्धि क्रिया है, ये नहीं कि आप इसको करते रहेंगे। देखा है मैंने कई बार पार्कों में जब बैठ के करते हैं या समूह में बैठ के करते हैं, क्योंकि ये सरल होती है, आराम से आप बैठ के सुखासन में किसी आसन में और इसको करते रहे और बात करते रहे, पता ही नहीं चला आपने 20 मिनट की, 25 मिनट की, आधा घंटा किया। फिर ये कहीं ना कहीं फायदे की बजाय आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 5 से 7 मिनट तक आप इसका अभ्यास करें, या आपको कोई असाध्य बीमारी है तो अपने आप योग प्रशिक्षक से जरूर सलाह ले लें इसके बारे में। आपको अपने शरीर की प्रकृति का ध्यान रखना हो, ताकि आपके शरीर की प्रकृति क्या है उसके अनुसार आपको करनी है, क्योंकि ये गर्म प्रकृति की एक क्रिया है। ऐसा करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न आपकी होती है। तो ज़्यादा देर आपको नहीं करनी है, 5 से 7 मिनट, उसमें भी आप 2 राउंड ले लें, 2 से 3 मिनट तक एक राउंड ले लें, फिर 1 मिनट तक आप लंबी गहरी सांसें लें, या बीच में सूक्ष्म व्यायाम आप कर लें, शरीर को हिला के थोड़ा सा संतुलित सा करें, उसके बाद एक स्ट्रोक आप और ले लें। इतनी देर तक स्वस्थ व्यक्ति करता है तो ठीक है। तो कपालभाति क्रिया के बारे में हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए, वो इस अभ्यास को लंबे समय तक कर सकते हैं। अब कफ प्रकृति जिनको कफ ज़्यादा बनता है, जिनके जो लंग्स हैं जो वो चोक रहते हैं, जिनको दमे संबंधी कोई बीमारी है, जिनके गले में कफ रहता है, नासिका जिनकी बहती रहती है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, तो ये जो कफ संबंधी जितनी भी बीमारी हैं उन सभी के लिए ये जो कपालभाति क्रिया ये एक रामबाण है, इससे उत्तम कोई क्रिया नहीं है। तो उनको अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार इस क्रिया के टाइम को बढ़ा लेना चाहिए, या अपने योग प्रशिक्षक से जिसकी देखरेख में आप कर रहे हैं उसे जरूर परामर्श लेके इस क्रिया को समय अनुसार करना चाहिए। अब आगे हमारे योग साधकों का प्रश्न रहता है कि ये जो कपालभाति क्रिया है इसको हम कब करें। देखिए, जितनी भी शुद्धि क्रियाएं हैं वो शरीर की शुद्धि के लिए होती हैं और शुद्धि के लिए होती हैं, तो हम उनको सबसे पहले करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल वो होती हैं। अब आप इस शुद्धि क्रिया को आप
आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप कपालभाति से शुरू करके अपने प्राणायाम का अभ्यास को कर सकते हैं। कई बार लगता है कि शरीर में स्थिरता है हमारे, आज हमारा और कुछ करने को मन नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं है, तो उससे पहले आप 2 मिनट कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का जैसे ही आप अभ्यास करेंगे शरीर में एनर्जी आपके आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उनमें कहीं ना कहीं अवरोध वो आया हुआ है, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन अंदर शरीर में नहीं जा रही है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है और आपको स्थिरता का वो अनुभव उस टाइम पे होना शुरू हो जाता है। अगर आप 2 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो ऐसा करने के बाद में हमारे लंग्स की शुद्धि हो जाएगी, और लंग्स की जैसे ही हमारी शुद्धि होती है, जो आप श्वास लेंगे ज़्यादा मात्रा में, जो हमारे फेफड़े हैं वो उसमें से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करेंगे और वो आगे इसको पहुंचाएंगे, जिससे आपका जो शरीर है वो एनर्जेटिक हो जाएगा और आगे के अभ्यासों के लिए आपके अंदर एक नई एनर्जी, नई एक ताकत आपके अंदर आ जाएगी। अभी आगे हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया से क्या क्या लाभ हमें होते हैं। अभी जैसे आपको पता चल गया कि कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, तो शरीर की शुद्धि के लिए ये काम करती है, हमारे लंग्स की सफाई ये करती है। लंग्स की सफाई होने से जितने भी कफ संबंधी बीमारियां होती हैं उनका ये शमन करती है। तो जिनके शरीर में कफ बढ़ा रहता है, कफ से ज्यादा ग्रसित रहते हैं, तो उनको इसका अभ्यास करना चाहिए, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा ये कपालभाति क्रिया जब भी हम करते हैं तो जैसे हम श्वास बाहर निकालते हैं, पेट हमारा अंदर जाता है, नाभि हमारी अंदर की तरफ संकुचित हो जाती है। तो ऐसा करने से हमारे जो पेट के ऊपर, हमारी पेट की मसल्स के ऊपर जो हमारी यहाँ पर आंतें होती हैं वहाँ पर दबाव होता है, वहाँ पर आकुंचन और प्रसारण की क्रिया होती है। ऐसा करने से हमारी जो आंतों की कार्य क्षमता इसे बढ़ती है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, आपके डाइजेशन संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी दूर होती हैं। और अगर आपका कैस्ट्रोल बढ़ा हुआ है तो कैस्ट्रोल के लिए भी काफ़ी अच्छी ये क्रिया है। आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी ये क्रिया है। और जैसा आपको पता है ये जो कपालभाति क्रिया है इसका नाम ही ऐसा है, कपालभाति। कपाल यानी कि ऊपर का हिस्सा, भाति मतलब चमक। इस क्रिया को करने से चेहरे पे चमक आ जाती है। चमक क्यों आती है? क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारे यहाँ पे, वो जब भी हम प्रश्वास करते हैं, हम श्वास को छोड़ते हैं तो श्वास के साथ वो बाहर निकल जाते हैं, यानी शरीर का जो मल है वो बाहर चला जाता है, और मल के बाहर जाने से हमारा जो चेहरा है वो चमक उठता है, उस पर एक चमक आ जाती है। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि कपालभाति का अभ्यास किन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसमें सावधानियां होनी चाहिए। तो जिनको बीपी हाई की समस्या है तो वो कपालभाति क्रिया का अभ्यास ना करें, या करें तो बहुत ही धीरे धीरे किसी प्रशिक्षक की देखरेख में करें, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। बहुत सारे इस प्रकार के व्यक्तियों से मैं मिला हूँ जो हर रोज रूटीन में अभ्यास वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर भी उनका बीपी हाई रहता है। तो बाद में जब मैंने रूटीन जाना, रूटीन में से मैंने कपालभाति को निकलवाया, तो मैं देखता हूं कि जो उनके बीपी हाई होने की समस्या थी उससे उनको राहत मिलती है। तो ये कपालभाति क्रिया को अगर आप ज्यादा मात्रा में करते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको बीपी की समस्या हो सकती है। तो ज्यादा नहीं करना है, इसको अपनी लिमिट में, अपने शरीर की प्रकृति को देख के ही करना है। अगर आपको पहले से बीपी हाई की समस्या है और आप कपालभाति क्रिया को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद को देखें, आप 2-3 दिन इसका प्रयोग करके देखें। जब प्रयोग करके देखेंगे तो उसमें आपको लगे कि ये जो कपालभाति क्रिया करने से मेरे शरीर पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि आपके शरीर की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, हर आदमी की प्रकृति अलग अलग है। हो सकता है कि मेरे को सूट कर जाए, दूसरा जो बीपी हाई का जो पेशेंट है उसको सूट ना करे, तीसरे को कर जाए, ठीक है। तो आप इसको करके देखें, लेकिन मुख्य रूप से सावधानी ये जरूर रखें, जो बीपी हाई के पेशेंट है इसको तेज गति से बिल्कुल नहीं करेंगे। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो कपालभाति का लगभग 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाए, और जो बीपी हाई के जो पेशेंट हैं वो लगभग 2 से 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक। समझ पा रहे होंगे आप, यानी कि 1 मिनट में 25 से 30 मैक्सिमम स्ट्रोक आप लगाएं। जितना धीरे करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। उसके बाद स्लिप डिस्क, साइटिका के जो पेशेंट हैं वो भी इस क्रिया को ना करें। अगर आपको करना है, आपकी जो प्रकृति है वो कफ प्रकृति है, तो फिर आप इसको धीरे धीरे करेंगे, तेज गति से आप इसको नहीं करेंगे। प्रशिक्षक से जरूर परामर्श आप करते रहेंगे। इसके अलावा जिनको हार्निया की समस्या है वो भी ना करें। गर्भवती महिलाएं इस क्रिया को ना करें। पेट में कोई सर्जरी हुई है लेटेस्ट आपको, तब भी इस क्रिया को ना करें। तो इस प्रकार से ये कुछ एक सावधानियां आपको रखनी होती हैं।
तो जो जो क्वेश्चन मेरे पास आए थे अभी तक और जो मेरा अनुभव था वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न किया। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल के आप पूछ सकते हैं, या आपका कोई सुझाव है तो आप वो दे सकते हैं। और आपको लगता है कि ये जो जानकारी है, इस जानकारी का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हर नए साधक को इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ें। आज के इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।